20 मिनट्स, 2-3 क्वेश्चन करवाने हैं मुझे। मैंने 3 वाला आपको करवा दिया था ना दोनों तरफ से, 3 नंबर्स वाला, 3 रेशियोज वाला इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एग्जाम्पल भी प्लस बुक का क्वेश्चन भी। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब ट्रिग्नोमेट्री पता कैसे रिवाइज होगी? 2-3 क्वेश्चन क्लास में आपके असाइनमेंट में से दे दिए, या फिर अब हम एप्लीकेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देंगे साइड बाय साइड। ठीक है, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 11। ये चैप्टर बहुत इजी कर दिया है, ओवरऑल इसमें एक एक्सरसाइज रखी है। ठीक है, बट होता क्या है, एक एक्सरसाइज की वजह से कोई क्वेश्चन जो नहीं थे वो आने शुरू हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हैं, तो वो अब दोबारा से इसमें आ जाएगा। एक्स्ट्रा करवाएंगे पर थोड़े पोर्शन जो है वो डिमार्केट हो जाएंगे। ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में ऑफ कोर्स वी गिवन अ सर्कल, और सर्कल्स के बाद इसलिए करवाया गया है क्योंकि इसमें टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, टेंजेंट जैसे कि अगर मैंने अंदर स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, अंदर ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, तो हमारा सर्कल में और ट्रायंगल की साइड्स में, या सर्कल में और स्क्वायर की साइड्स में क्या रिलेशनशिप होता है, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब हम करेंगे। आप मानकर चलना बोर्ड्स में भी और अभी पेपर्स में भी आपको वो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें पता है सर्कल क्या होता है, एक सेंटर होगा, आउटर बाउंड्री होगी, और क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसमें प्रूफ कुछ नहीं करना होता। जो चीजें आप सर्कल्स में प्रूव करके आए ना कि ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री एंगल होगा, यहाँ पे आपको वो लिखना नहीं होता है कुछ भी। You don't have to mention the reasoning, you don't have to mention anything related to proof, right? एग्जाम्पल 3 था आपकी एक्सरसाइज 10.2 का, वो आपने प्रूव किया था। एग्जाम्पल 3 10.2 एक्सरसाइज का, 10.2 से पहले रिमेंबर मैंने कल भी करवाया था, तो थोड़ा बहुत पोर्शन हमने प्रूव किया था, उसके बाद दैट बिकेम न्यूमेरिकल। लेकिन एरियाज में ऐसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली हम कुछ चीजें फॉर ग्रांटेड या जैसे होता है ना ऑब्वियस सी चीजें हैं उसे लेकर चलेंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले तो एक सर्कल है, एंड बाय द रीजन कि मैंने सर्कल्स पहले करवाया और न्यूमेरिकल ये बाद में करवाया, ताकि कुछ चीजें मैं समझाऊं आपको पता हो कि हाँ ऐसा ही होगा। कर लिया पूरा टेस्ट? मैं चेक करके ना तुम्हें कल दूंगी वापस, मुझे रजिस्टर लग जाना ये। अभी ये करने तो शीट्स पे काम कर लो, बट आई वांट होमवर्क फॉर टुमारो आल्सो। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत क्लास के बाद करवाऊंगी, क्लास मतलब इन बिटवीन हाफ एन आवर थोड़ा सा इसका काम करेंगे हम, और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बस थोड़े एक्स्ट्रा ही करवाऊंगी, आज बुक का काम इसमें नहीं होगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमें करना है, एक सर्कल दिया जाएगा, सेंटर, और इस सर्कल के पास क्या होता है, न्यूमेरिकल नंबर एक होता है, सर्कल क्या बनता है, एक तो उसके पास सेंटर है और एक उसके पास होगा रेडियस। नहीं, साथ साथ कर ले, पर इसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ही करवाऊंगी आपको, मैंने बहुत जल्दी करवाया था। ठीक है, देख लेना। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दो जगह कॉन्सेंट्रेट कर लोगे, दो जगह कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, मतलब स्विच ओवर ऐसे होता है, क्वेश्चन कर रहा है, मैंने कहा छोड़ो नेक्स्ट देखो, तो ये देखेगा और साथ ही इसको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। अगर किसी का ऐसा ब्रेन है यहाँ पर बैठे हुए कि वो स्विच ओवर बहुत जल्दी कर लेते हैं, फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर, फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, बहुत अच्छी बात है, वो ऐसा कर सकता है मेरे पास बैठकर, प्रोवाइडेड ठीक है ना मार्क्स भी उस हिसाब से आए। पर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये मत कहना मैं कोई पार्शियलिटी कर रही हूँ, वो खुद बैठकर ट्रिग्नोमेट्री ही कर रहा है वहां पर। समझ में आ गई बात? ये इसको एज अ पार्शियलिटी मत लो, अगर ये चैप्टर किया हुआ ये नहीं कि साइंस खोल कर बैठ जाओ यहाँ पर, या इंग्लिश कर लो, या फिर फोन देख रहे हैं हम, मैम ठीक है, नींद आके उबासियां ले रहे हैं कि नींद आ रही है। ठीक है, यहाँ पर इफ यू वांट सम अदर क्वेश्चन वो कर सकते हो, पर अगर ये टॉपिक किया हुआ है तो वो भी मेरे साथ। अब एरियाज में सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर याद करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, और डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, डायमीटर हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मैंने एक ये रेडियस ओ ए ड्रॉ की है और एक रेडियस ओ बी ड्रॉ की है मान लो, तो उसको आप डायमीटर मानकर चलोगे, देखना यहाँ पर। ठीक है, यहां से मैंने एक लाइन ली ओ बी, नाउ विल यू से AOB इज द डायमीटर? यस, नो, डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB चाहे AO प्लस OB 2 टाइम्स रेडियस बनकर आ रहा है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये डायमीटर नहीं है, डायमीटर के इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट AOB is not a straight line, hence it is not the diameter. Diameter is a straight line. Chord होती है longest chord of the circle. इतना क्लियर हो गया हमें? ठीक है, उसके बाद एरिया के बाद एक और फॉर्मूला हमने किया हुआ है सर्कल में, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर।
द आउटर बाउंड्री। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और आपको कहा इस सर्कल के राउंड चक्कर लगाने हैं, तो आफ्टर यू रीच एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, तो कितना आपने डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट डिस्टेंस इन न्यूमेरिकल वैल्यू वी से पेरीमीटर होता है बाकी फिगर्स का। सर्कल को उसको स्पेशल नेम दे दिया बिकॉज इट्स राउंड, राइट, तो उसमें हमने कह दिया इट इज द सर्कमफ्रेंस। इतना क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन ना लास्ट ईयर एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, आपके एक्सरसाइज में डिलीट हो चुके हैं आपके चैप्टर में, बट ऐसा कुछ नहीं है जो कहे कि ये पेपर में नहीं आ सकते। ये क्योंकि पिछली कुछ क्लासेस में किया हुआ है या ऐसा कुछ है, दिस इज एग्जांपल वन ऑफ द प्रीवियस एनसीईआरटी। अगर पुरानी एनसीईआरटी है उसका एग्जांपल वन है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड at the rate of ₹24 per meter is ₹5280. The field is to be flowed। मैं आपको इसकी वर्कशीट दूंगी, उसमें सारे क्वेश्चन लिखे होंगे। जो भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाती हूँ ना, आपकी वर्कशीट आपके असाइनमेंट में वो सारे होते हैं, उसके अलावा भी और होते हैं, वो भी सारे होते हैं। The field is to be flowed at the rate of ₹0.5 per square meter. Find the cost of flowing। ये आपकी लास्ट ईयर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस बार डिलीट कर दिया है नई वाली एनसीईआरटी में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कोई रीजन मेरे पास ऐसा नहीं है मैं कहूँ कि आउट ऑफ सिलेबस है। जैसे 8.3 डिलीट किया ना पिछली वाली, वो मैं कहूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 67 डिग्री डाल के मैं क्वेश्चन दे दूं, वो मैं नहीं दे सकती। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, ये बुक का है, साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, ऐसा कुछ दिखेगा तो क्या कहोगे इसको? दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? ये चाहे एंगल दिया हुआ है, दिस इज सेम एज सेइंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा में 0 से लेकर 90 तक आपको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर मैंने दिया हुआ है साइन 35 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री, तो ये आपके बारे में, आप इसके लिए, आपके लिए ये मतलब कोई उर्दू फारसी लिखी हुई है जो आपको नहीं समझ में आएगी। समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है ना, रीजनिंग में था, एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में दिया हुआ था साइन स्क्वायर 53 प्लस कॉस स्क्वायर 53 इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गया? ये आइडेंटिटी है, इसमें एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है। अगर किसी सर्कुलर फील्ड को या किसी भी फील्ड को फेंस किया जाता है, तो फेंसिंग मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर की। ठीक है, तो कहते हैं अगर हमने किसी भी फील्ड को, किसी एक सर्कुलर फील्ड को उसको फेंसिंग की, तो मतलब मैंने उसका सर्कमफ्रेंस निकाला। आई फाउंड द सर्कमफ्रेंस, और जो कॉस्ट उसको करके आती है ना, पूरी सर्कमफ्रेंस मतलब पूरी फेंसिंग की कॉस्ट आ रही है, वो 5280 है। मतलब मैंने सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को मल्टीप्लाई किया होगा ₹24 से, और मेरे पास आ जाएगा 5280। सर्कमफ्रेंस को फेंसिंग की कॉस्ट दी हुई है ना, 24 रुपए मीटर के हिसाब से, 24 रुपए मीटर, देखो यहाँ पे मीटर भी लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर नहीं है, 24 रुपए मीटर के हिसाब से पूरे सर्कल की फेंसिंग की, और 5280 आ गया। इसका मतलब मैंने कितनी फेंस लगाई होगी? ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा सर्कमफ्रेंस 5280 डिवाइडेड बाय 24, कितना आ गया? 220 मीटर्स। This 220 meters will show the circumference। अगर आप देखना चाहते हो पहली बार एक बार देख लो, उसके बाद सॉल्व कर लेना। इफ यू वांट साइड बाय साइड सॉल्विंग, तो उसमें प्लीज कॉपी मत किया करो, समझ कर लिखा करो। प्राइवेट डिवाइस के एक बार देख लो, उसके बाद लिख लेना। 220 आ गया। ठीक है, अब ये सर्कमफ्रेंस है, इसमें हम क्या करेंगे? इसको इक्वेट कर देंगे सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला के साथ, दैट 2πr इज इक्वल टू 220। पाई को जब तक कुछ नहीं मेंशन किया जाता ना, और जब तक हमें नंबर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 22 और 7 दिखते हैं, तब तक 22/7 लेना, जब तक मेंशन नहीं किया गया।
जब मेंशन किया जाता है, चाहे मैं यहाँ पे 3.14 ले लूं, चाहे आपको 222 दिख रहा है, 220 दिख रहा है, फिर भी आपने क्या लेना है, 3.14। पाए मेंशन किया जाएगा, जब नहीं मेंशन किया जाता तो इंस्ट्रक्शंस में आता है, पेपर से पहले इंस्ट्रक्शंस आता है, यूज पाए 22/7 इफ नॉट मेंशन, वही लेना। अगर मेंशन किया है तो जो वैल्यू मेंशन की हुई है वो लेना। अब यहाँ से हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, 35 मीटर। अब हमें निकालनी क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग। फ्लोइंग का मतलब मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है, तो मैं इस सर्कल का क्या निकालूंगी, अब एरिया, पाई आर स्क्वायर। और कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग निकालना है तो पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5। समझ में आ गई बात, पाई आर स्क्वायर को 0.5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर है सबको। मैंने पहले सरकमफ्रेंस की एक नंबर निकाला, उस सरकमफ्रेंस से मैंने रेडियस निकाली और उसे यूज करके एरिया निकाल रही हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये है आपकी प्रीवियस बुक्स का ही, पिछली कई बुक्स में कहीं ना कहीं ये किया होगा क्वेश्चन हमने। 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 5/10। वन 1825 1925। तुम्हारी कैलकुलेशन में फर्क है। होमवर्क किया है? अच्छा, होमवर्क किसने नहीं किया? 5 के हैं, देख ले। देखूंगी मैं। नहीं किया क्यों? क्यों भूले? तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है तुम भूल जाओ होमवर्क, वही मैथ्स का। क्यों नहीं किया? यहाँ बैठना है फिर? पता क्या है, मम्मा से बात कर लो फोन पे, इसलिए नहीं होमवर्क किया। मम्मा की तबीयत खराब थी, तुम क्या कर रहे थे? हाँ? नहीं नहीं, मम्मा तो वैसे ही नहीं करेंगी। मम्मा करती होती तो मेरे पास नहीं भेजती। जब मम्मा होमवर्क करना शुरू कर दे इसका मतलब मेरी जरूरत नहीं है फिर, है ना, मम्मा ही बस काफी है फिर। हाँ जी। बेटा ये रीजन होता ही नहीं है, मम्मा बीमार है ना, मैं तो सुन लूंगी, मैं फोन भी करके कह लूंगी मैम आपकी तबीयत कैसी है ना, पर बोर्ड नहीं सुनने वाले तुम्हारे। और तुम्हें अगर यहाँ सीरियसली, अब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ना, मैं हंसने के मूड में हूँ, तुम्हें यहाँ पे फिर से आधा घंटा लगाना है तो बैठ जा आराम से, रोज होमवर्क ना करके आओ। मैंने आपको क्लास के बाद यहाँ बिठा लेना, चाहे साइंस हो चाहे जहां मर्जी जाना हो। वो बैठ चुका है फिर भी होमवर्क नहीं करके आया। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ना 1 मार्क क्वेश्चन आपको बनकर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, दिस वन इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क में मार्क कर लेना। ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। इसके दो तरह के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना दो तरह की टाइप्स दी हुई है आपको, राइट, दोनों ही लिखवा रही हूँ। उसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। मैंने 2 सर्कल्स कहा है, कॉन्सेंट्रिक नहीं लिखा। कॉन्सेंट्रिक लिखा जाए चाहे नहीं लिखा जाए, क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही होगा। रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब वो कहता क्या है इस क्वेश्चन में, वो कहता है एक ऐसा सर्कल निकालो जिसका सरकमफ्रेंस, हम एक थर्ड सर्कल, दो सर्कल दिए हुए हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड, एक थर्ड सर्कल लेंगे, उसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सरकमफ्रेंस का सम हो। ठीक है, तो लिखो फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस। इसकी बस इंग्लिश समझनी मुश्किल है ये, जो इतनी लंबी चौड़ी सी लाइन लिखी हुई है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, दो दिया हुआ है, तीसरी हमें निकालनी है, विच हैज सर्कमफ्रेंस, विच हैज सर्कमफ्रेंस। मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ सर्कमफ्रेंस के लिए, तुम मत यूज करना। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ circumferences of 2 circles। ठीक है, दो सर्कल दिए हुए हैं, कहते हैं हमें एक ऐसा सर्कल निकालना है तीसरे वाला जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स के इक्वल हो। ऐसे सर्कल की रेडियस क्या है?
देखो सरकमफ्रेंस बाउंड्री होती है। अब देखो मैं जैसे स्टार्ट किया सर्कल पे आके खत्म किया, तो हम क्या करते हैं, वी टेक अ थ्रेड और अ वायर, उसको राउंड एक लेंथ कट करके उसको हमने राउंड शेप में सर्कल बना दिया। ठीक है, ऐसे दूसरा सर्कल अगर मेरे को एक सर्कल फॉर्म में दिया हुआ, मैंने उसे कट किया, एक वायर बना दी, दोनों वायर्स को एंड टू एंड ज्वाइन करके फिर एक तीसरा सर्कल बनाया, और मैंने कहा देखो अब ऐसा बन गया। बात समझ में आई? मैंने क्या किया, आई टुक वन सर्कल, ये सर्कल फॉर्म में दिया हुआ था, इसे कट करके इसकी एक वायर बनाई, ऐसा ही दूसरा बड़ा सर्कल है उसकी वायर बनाई, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया वायर टू वायर, ऐसे ज्वाइन कर दिया एज टू एज, है ना, यहाँ पे वेल्डिंग करके इसको ज्वाइन कर दिया। अब जो ये लंबी सी वायर बनी, इसको सर्कल की शेप दे दो। समझ में आ गया? तो मैंने क्या किया, दो रेडियस है मेरे पास, R1 ले लिया 9 सेंटीमीटर, R2 ले लिया 19 सेंटीमीटर। इसका सरकमफ्रेंस क्या हुआ, 2 पाई R1, इसका सरकमफ्रेंस क्या हुआ, 2 पाई R2। और जो तीसरा सर्कल चाहिए उसकी रेडियस को ले लिया कैपिटल R। तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। ये इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन, इतना करवाने के बाद भी ना आप पाई की वैल्यू पुट करके फिर उसको सॉल्व करते हो, अलग अलग सर्कमफ्रेंस को फिर ऐड करते हो, फिर तीसरा सर्कमफ्रेंस निकालते हो, उसमें पाई की वैल्यू पुट करते हो। नहीं करना कुछ। ठीक है, पाई को जब तक सर्कमफ्रेंस निकालने को कहा ना जाए ना, तब तक पाई को सॉल्व नहीं करते, उसको ऐसे ही रखी रखो। अब मैं क्या करूंगी, 2 पाई यहाँ कॉमन लिया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। अब ये मल्टीप्लाई में था और 2 पाई कॉमन लिया था, मैंने यहाँ पर इसे कैंसिल कर दिया। तो ऐसा सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस 2 के इक्वल होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों रेडियाई को क्या करना है, ऐड। समझ में आ गया? आपको कोई भी जब सरकमफ्रेंस इक्वल करने हो ना, हमें दो सर्कल्स का सरकमफ्रेंस मिलाकर तीसरे का सरकमफ्रेंस बन जाए, तो तीसरे की रेडियस ना इन दो रेडियस का सम होगा। ठीक है, क्या कहाँ खोई हुई है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, देख दो सरकमफ्रेंस लिया हमने, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लिया, इसका निकाल लिया, ये आया 2 पाई 19 38 पाई, और दूसरा आया 2 पाई 9 18 पाई। अब जो तीसरा सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस क्या हो, इनको ऐड करोगी। ठीक है, क्या बनेगा, ये तीसरे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस है, विच विल बी इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर। ये पाई भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या आया 28, इसमें हमने 19 और 9 को ऐड किया। क्लियर होगी बात सबको? राइट, अब इसका ही काउंटर क्वेश्चन है, एक दिया होता है सरकमफ्रेंस के साथ और एक दिया होता है, नोट करना है अच्छा, ये सबने नोट कर लिया? बाकी सबने, कौन कौन रहता है नोट करने वाला? फिर तुम लोग कर ले आराम से फतेह के टाइम। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो जिसने नोट कर लिया बताओ, कौन बताएगा व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? सारे फॉर्मूला से लिख लो, चलो बैठ कर फिर, वेरी गुड। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, और एक होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसका ना मैंने फॉर्मूला याद कैसे करवाया है बच्चों को, या मैंने खुद मतलब कैसे समझाऊं, वो चीज बात है। वेन इट इज ए माइनस बी होल क्यूब, ये इकट्ठा है। ठीक है, तो इसे आप क्या करोगे, जब ओपन करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, एंड इट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी अलग हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या करना, देख ये ए और ये बी, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, बाकी सभी टर्म्स कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब इसी से कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर तो रहेगा क्योंकि सारी प्लस में है और कुछ टर्म्स को हमने माइनस करना है, तो माइनस ए बी। क्लियर हो गया इतना? अब आओ सेकंड क्वेश्चन लिखो इसी का, ये पिछली एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 12.1 थी लास्ट ईयर पेपर में, लास्ट ईयर की बुक में जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ सारे। Now this question again, ये आपके एग्जाम्पलर में भी 1 मार्क के क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल पेपर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर
and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to sum of areas of two circles. अब हम क्या कर रहे हैं, दो सर्कल्स आपको दिए, मैंने दो कटआउट्स दे दिए, मैंने कहा तीसरा सर्कल बनाओ, इसका एरिया जो है तीसरे सर्कल का एरिया इन दो सर्कल्स के इक्वल हो। √10 नहीं होगा, सिंपल 10। ठीक है, दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 8 और एक का रेडियस 6। इसका एरिया क्या होगा, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू 8 का स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 64 पाई और यहाँ पे कितना आ गया 36 पाई। मतलब मुझे तो तीसरा सर्कल बनाना है, इसकी रेडियस क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एरिया क्या होगा 64 पाई प्लस 36 पाई। समझ में आ गया, 64 और 36 को मुझे ऐड करना है। इज दैट क्लियर? तो जो रिजल्टेंट सर्कल चाहिए मुझे, उसका एरिया कितना होगा 100 पाई। समझ में आ गई बात ये? तो यहाँ से पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई। बस प्रॉब्लम पता क्या होती है, यहाँ पर पाई को ना 22/7 या 3.14 लिख देते हैं बच्चे, सीरियसली कह रही हूँ। यहाँ पे 3.14 करके लिखा, सॉल्व करके पूरा कहेंगे मैम आंसर बहुत लंबा है, इसका कैलकुलेशन लंबी है, या फिर पेपर में ऐसे जूझते रहेंगे। मैंने दिया हुआ 1 मार्क का, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, मैंने लास्ट 2 साल में देखा था। 1 मार्क का क्वेश्चन अब उसको अलग है आधा घंटा करने की, कैलकुलेशन बहुत लंबी है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से 100 पाई आ गया, आर स्क्वायर इज 100 because now we are talking of radius, it cannot be negative, that's why radius is 10 centimeter। तो यहाँ से ना दो चीजें बन जाएंगी या दो रिलेशनशिप्स बन जाते हैं कि जब हमें एरिया इक्वल करना होता है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। जब हमें एरिया इक्वल करना है, जितने मर्जी सर्कल हो, 3 हो 4 हो 5 हो, सबके स्क्वायर ले लो रेडियस के, और तीसरा जो हमारे पास है जो चाहिए उसको आर स्क्वायर में लिख दो। अगर 3 सर्कल भी होते तो R3 स्क्वायर करके एक नंबर और ऐड कर देते। और जब हमें सर्कमफ्रेंस इक्वल करना होता है तो वो बहुत सिंपल है, सभी सिंपल रेडियस को ऐड कर दो। समझ में आ गया इतना? अभी क्लियर? अब नेक्स्ट लिखो। इतना क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसमें कैलकुलेशन भी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी लंबी आ जाती है या फिर ऐसे केस स्टडी बनकर आ सकती है आपकी। जिससे लिखा हुआ है कि देयर आर 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक आर्चरी कंपटीशन है, उसमें आपको ये बोर्ड दिया हुआ है विद 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। 5 स्कोरिंग रीजन है, 1 2 ठीक है, ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मेरी फिगर स्केल के साथ बिल्कुल नहीं बनी है, राइट? तो देयर आर 5 सर्कल्स, और यहाँ पे जो सबसे पोर्शन मार्क किया हुआ है, जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है, इसे लिखा हुआ है गोल्ड। दिस वन इज रेड, दिस इज ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। 5 सर्कल ड्रॉ किए, सबसे अंदर वाले पोर्शन को लिखा है गोल्ड कलर, जो बाहर के रिंग है उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद व्हाइट। ठीक है, द क्वेश्चन जो आपका रेलिवेंट क्वेश्चन अब ये है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर या गोल्ड कलर इज 21 सेंटीमीटर,
and each of the bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of 5 scoring regions. ये क्वेश्चन थोड़े से डाउट्स क्लियर करेगा और थोड़ी सी आपको स्ट्रक्चर में लेके आता है. सर्कल के बाहर सर्कल और यूनिफॉर्मली है, ये ऐसा नहीं है कि हमने इसको टुवर्ड्स एक पॉइंट किया हुआ है. यूनिफॉर्मली प्लेस है सर्कल के अंदर, सर्कल सब यूनिफॉर्मली प्लेस है. क्लियर हो गई बात? ये लिख लो इस क्वेश्चन को पहले. लिख लिया सबने? और यूनिफॉर्म विड्थ है, छोटा बड़ा पोर्शन नहीं है कि एक सर्कल छोटा उसके बीच में कम स्पेस है, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो दे आर 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉन और 5 रीजन है. जो इनर मोस्ट रीजन है वो गोल्ड है, उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है. कितना डायमीटर है? इनर मोस्ट रीजन का डायमीटर कितना है? 21. तो जो ये पोर्शन हमें दिया हुआ है ना 21 सेंटीमीटर. इसके बाद कहते हैं जो बैंड बना है ना आगे, उसका विड्थ जो है वो 10.5 है. तो जो ये बैंड है, ये वाला पोर्शन, इसका जो विड्थ है ना वो 10.5 है. मतलब आई काउंट फ्रॉम हेयर टू हेयर, स्केल लेकर मैं दो पॉइंट्स को अगर मेजर करती हूँ तो वो 10.5 सेंटीमीटर आता है. क्लियर हो गई बात? ये तो सबसे पहले जो इनर मोस्ट सर्कल है ना उसकी मैंने रेडियस ले ली R1. रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल जो गोल्ड रीजन है उसकी रेडियस को मैंने ले लिया R1 विच विल बी इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. इसका एरिया निकाल सकते हो ये गोल्ड पोर्शन का. क्या करेंगे हम इसमें? पाई R1 स्क्वायर पाई इंटू 10.5 का होल स्क्वायर. पाई को क्या लेना है? 22/7. और 10.5 का मतलब क्या होता है? 21/2. समझ में आ गई बात? ये तो मैं ऐसे लिख दूंगी 21/2 इंटू 21/2. सिक्स 93 बाय 346. ठीक हो गया? ये तो निकल जाएगा. अब इसके बाद जो हमारे पास ये रेड वाला बैंड था, उसके बाद है ब्लू, उसके बाद है ब्लैक और उसके बाद है व्हाइट. तो एरिया ऑफ रेड बैंड क्या करना चाहिए उसमें? आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल. समझ में आ गया? अगर सिर्फ ये दो सर्कल देखो, इस बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल हमें माइनस करना है. तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर. एरिया माइनस कर दोगे, एक सर्कल मैंने कट करके दिया, आपने अंदर उसका एक और सर्कल कट करके आपके पास एक बैंड रह जाएगा बस. समझ में आ गई? तो पाई R1 आपके पास है, व्हाट विल बी R2. अब देखो इसमें करना क्या है, इस R2 को निकालने के लिए ये सर्कल लिया था हमने इनर मोस्ट. अगर मैं इसको जूम कर लेती हूँ और इसके अंदर एक सर्कल, ये आपको पूरा दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर द डायामीटर.
तो आपने रेडियस निकाली 10.5, जो बैंड है उसकी फर्दर विड्थ है 10.5, तो आउटर सर्कल कितना हो जाएगा रेडियस 21। समझ में आ गया ये? आउटर सर्कल की रेडियस प्लस 10.5, डायामीटर में 21 ऐड करेंगे, लेकिन रेडियस में विल ऐड 10.5 फर्दर। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास R2 वाला रेडियस आ जाएगा कितना, R1 was 10.5, R2 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो पाई 21 का स्क्वायर माइनस पाई 21/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, पर आपने पाई 21/2 सॉल्व किया हुआ है, तो पाई मैंने कॉमन उसको सॉल्व किया हुआ है। लेट मी टेक इट एज 22/7 इंटू 21 माइनस 346.5, 66 इंटू 21 माइनस 346.5। तो ये आ जाएगा 1260 प्लस 126683 और 346.5 ये आएगा, है ना? 1042 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, या तो मैंने कैलकुलेशन गलती की है, इसकी सब्ट्रैक्शन तो ये बनती नहीं। चलो पिछला वाला एरिया निकाला है, गोल्ड वाला 1389 होता है, नहीं हो सकता, 1386 होगा। कैसे हो सकता है? 6 का नंबर एंड 9 में कैसे एंड कर सकता है? 66 into 21 has to end in 6, so it will be 1386 minus 346.5। अब 1386 को 346.5 अगर माइनस करोगे, यहाँ 5 आ गया, ये 0.5 आ गया, यहाँ 9 आ गया, इससे 7 3 और 0। ध्यान रख, जब होमवर्क नहीं करके आता ना तो वैसा हाल होता है क्लास में, तब कैलकुलेशन सारी गलत होती है। समझ में आ गया? अब इसमें बाकी सभी एरियाज निकालने हैं ना, तो आपको वही करना है। इसका आपने रेडियस R1 लिया था, ये R2 लिया था, अब R3 लोगे। अब क्या करेंगे, पाई R3 होल स्क्वायर माइनस पाई R2 होल स्क्वायर। अब रेडियस 3 क्या हो जाएगा, रेडियस 3 जो है 21.5 में 21 में 10.5 और ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? ये 31.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैं कोई अपने आप से नहीं दे रही हूँ। एनसीईआरटी में 500 वैल्यूज निकालने को कहा था, इनर मोस्ट एरिया एंड देन 4 बैंड्स। तो आपने क्या किया, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, फिर R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। समझ में आ गया? और हर बार रेडियस जो है वो 10.5 से बढ़ती जाएगी, इसका कोई और फॉर्मूला नहीं है, कोई और कैलकुलेशन आप इजी नहीं कर सकते, हर बार आपको ऐसे ही करना है। आर वी क्लियर? समझ में आ गया? तो इसको एज अ होमवर्क लो, आपने मुझे सारे नंबर देने हैं कल, ठीक है? मैंने आपको R1 ये वाला हमने एरिया निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया, दिस टू हमने ब्लू ब्लैक और व्हाइट ये 3 नंबर कैलकुलेशंस करवाना चाहती हूँ, इसलिए एज अ होमवर्क दिया है, वरना इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते। सिर्फ कैलकुलेशंस कर कर आओ घर पे, ये चाहती हूँ मैं। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। द पेरीमीटर ऑफ द perimeter and area of a circle are numerically equal, find the radius of the circle। एरिया और सरकमफ्रेंस न्यूमेरिक वैल्यू में इक्वल है, तो ऐसे केस में कहते हैं एरिया निकालो सर्कल का, क्या बनकर आएगा, या सॉरी रेडियस क्या आएगी सर्कल की, वो आपको निकालना है। So perimeter is
2 पाई आर एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो आपने ये पाई और ये पाई कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 0, आर कॉमन लिया, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रेडियस या तो 0 रखोगे या 2, 0 का मतलब सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अदरवाइज रेडियस इज 2 यूनिट्स 2 सेंटीमीटर, जो भी आपका आंसर। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन लिखो। The perimeter of a circle is equal to that of a square. Perimeter of a circle is equal to that of a square. Find the ratio of their areas. Hmm? 22:7। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड से। देखो इसमें आपको दिया क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। दैट ऑफ स्क्वायर मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। स्क्वायर के पास साइड होती है, सर्कल के पास रेडियस होता है ना? तो आपने सर्कल वाली वायर को फिर स्क्वायर में बेंड कर दिया। ऐसे करने से रेडियस दोनों की सेम रही, दोनों का पेरीमीटर सेम रहा, लेकिन रेडियस में और साइड में क्या रिलेशनशिप आ गया? 22 की वैल्यू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू आर, एंड यहां से ले लिया 4 साइड। वो बात की बात, ठीक है? राइट, नाउ वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। मतलब मुझे करना है एरिया ऑफ सर्कल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर। सो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो हमें करना क्या होता है कि साइड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर या रेडियस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइड। यहाँ पे आसान क्या रहेगा? 22/7 इंटू आर, यहाँ पर 4 साइड लिखा हुआ है ना, तो साइड लेकर यहाँ पे 1/4 कर दूं, साइड की वैल्यू निकाल ली, तो दिस ऐसे आ जाएगा। साइड ऑफ द स्क्वायर इज 11r/7। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, पाई को भी मैंने यहाँ पर रखना है 22/7, और यहाँ पर आ जाएगा 11r 7 इंटू 7। क्लियर हो गया? बात समझ में आई है? एक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर निकाल लो, इजी रहेगा साइड को निकालना इन टर्म्स ऑफ रेडियस, और साइड में हमने वैल्यू पुट कर दी। तो ये 7 कैंसिल हो गया, 11 का ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 14:11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम्पलर में पाई को पुट करके दिया हुआ है, अदरवाइज पाई पुट नहीं करते, आंसर पाई इज टू समथिंग आता है। नंबर में करवाया आज मैंने क्वेश्चन ये समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब ट्रिग्नोमेट्री करवाऊं। राइट, एक क्वेश्चन लिख लो जो कल इस चैप्टर का रहता है, दैट इज रिलेटेड टू व्हील। ठीक है, तो लिख लो, ये क्वेश्चन करवाना है इस एक्सरसाइज का, और कल आपका बुक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो मुझे ट्रिग्नोमेट्री में करवाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है पेपर में, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, रेशियो ऑफ द एरियाज।
इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस वन रेशियो इन टर्म्स ऑफ अदर, ठीक है, एक्सप्रेस वन रेशियो इन टर्म्स ऑफ अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से ले लो, और पेपर्स में आया हुआ है, आपके टर्म पेपर में भी और बोर्ड्स में भी 2 नंबर का क्वेश्चन डालना है। और हमें लगता है कि इजी वाला है या कुछ ऐसा क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता था बड़ा फालतू वाला क्वेश्चन है, एज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू फील कि ऐसा पेपर में क्यों आएगा, ठीक है। पर हाँ, एज अ टीचर आई फील बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सब नहीं सॉल्व कर पाते, कुछ ना कुछ हम गलती कर लेते हैं। तुम्हारे बुक का जो क्वेश्चन है ना, उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द रेशियो cos A tan A and secant A in terms of sin A, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ sin A। कितनी रेशियोज होती है ट्रिग्नोमेट्री में? हाउ मेनी रेशियोज आर देयर? 6। उसमें से ना सभी रेशियोज को एक सिंगल रेशियो के टर्म में लिखना है। मतलब क्या, हमने एक फॉर्मूला बनाया जिसमें मैंने सिर्फ साइन की वैल्यू निकाली, सिस्टम में फीड किया, मेरे पास सारी रेशियोज आ गई। दिस इज व्हाट इट मींस कि आपने एक फॉर्मूला बनाया, आपने एक ऐप बनाई, आपने कहा बस साइन की वैल्यू लेकर आ जाओ, वो पुट कर दो, आपके पास सारी रेशियोज आ जाएंगी। समझ में आ गया? तो इसमें हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कितनी आइडेंटिटीज है अपने पास? सबसे पहले वाली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी 1 प्लस tan आएगा, सीकेंट आएगा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। देन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अगर आपको इसमें 1 प्लस tan को याद करने में अभी भी मुश्किल आती है, फिर भी नहीं समझ में आता, तो अनदर वे आई फाउंड वाज राइट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज 1। अल्फाबेट लेटर में, लेटर्स में, अल्फाबेट में पहले एस आता है और फिर टी आता है ना। तो सीकेंट, ये अल्फाबेटिकली लिखे हुए सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, सीकेंट और tan याद हो गया तो कॉट और कोसीकेंट याद हो जाएगा। पहले एस आता है और फिर टी आता है, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे एस और टी के साथ ही रहेगा। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज 1, सो सीकेंट स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अगर अभी भी मुश्किल आती है, ठीक है। अब ये 3 रेशियोज को हमने लेना है, 3 फॉर्मूलाज को हमने लेना है और एक्सप्रेस करना है 1 रेशियो इन टर्म्स ऑफ अदर। जो आपको ना, मैं आपको सारी रेशियोज करवाऊंगी, जो गिवन होगी आप अपने हिसाब से उसको ले लोगे। जैसे साइन ए है ना, जिसकी टर्म्स में हमें रखना है, ये साइन ए, तो मुझे पता है कि साइन ए की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। साइन किसका रेसिप्रोकल है? यस, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसीकेंट। तो मुझे पता है कोसीकेंट ए मैं बराबर निकाल लूंगी, दैट इज 1 अपॉन साइन, ठीक है ना। 5 रेशियोज रह गई ना साइन के साथ, मतलब आई हैव 6 रेशियोज इन टोटल। मुझे साइन को तो निकालना ही था, रखना ही था, साइन के साथ मैंने कोसीकेंट निकाल, जो भी रेशियो की इन टर्म्स लिखा हुआ ना, इन टर्म्स ऑफ दिस रेशियो, वो और उसका रेसिप्रोकल तो मेरे पास है। मतलब अगर मैंने आपको साइन ए कहा इस 3/4, तो आपको पता है कोसीकेंट ए कितना है? 4/3। समझ में आ गया? मतलब रेसिप्रोकल में हम शॉर्ट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी रेशियो रखनी है फॉर्मूला में, साइन ए रखना है, उसके साथ देखो आइडेंटिटी किसकी है? कॉस की। साइन के साथ टर्म कौन सी आती है? कॉस। तो मैंने इसको यूज करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस को एक तरफ रखा, साइन को दूसरी तरफ लेकर चले गए, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, ठीक है। तो मतलब आपके सिस्टम ने साइन की वैल्यू ली, 1 में से माइनस किया, मतलब तुम्हारा कैलकुलेटर तुम्हारे पास होगा, तुम कहोगे 1 माइनस साइन की वैल्यू देखोगे, उसको स्क्वायर करोगे, है ना। साइन को स्क्वायर किया, 1 से माइनस किया, प्लस माइनस दबाया, फिर स्क्वायर रूट दबाया। आई हैव माई कैलकुलेटर। आपने कॉस की वैल्यू निकालनी है, साइन दी हुई है, कैलकुलेटर को यूज करना है। तो तुम क्या करोगे, साइन की वैल्यू मैंने 3/4 दी है, तुमने उसका स्क्वायर कर लिया, क्या लिखोगे? 9/16। तो 9/16 माइनस 1 करके आपके पास वैल्यू आ गई, मान लो नेगेटिव में आएगी ऑफ कोर्स, -1 किया है तो आपने उसे प्लस माइनस करके प्लस कर दिया, साइन उसका पॉजिटिव में ले लिया, फिर उसको स्क्वायर रूट बटन दबा दिया, तो बिना लिखे कॉस की वैल्यू आ गई।
सिर्फ सिस्टम से ऑपरेट करके। समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूला का या इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या है? तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब जो वैल्यू आपने निकाल ली कॉस, और उसका क्या होगा, कॉस है तो उसका साथ में रेसिप्रोकल, है ना, साइन और उसका रेसिप्रोकल। साइन को यूज करके मैंने कॉस निकाला, तो कॉस के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल, जो कि है सीकेंट। सीकेंट ए क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। क्लियर होगी बात ये? जिस टर्म्स में रेशियो निकालनी है वो, उसका रेसिप्रोकल सॉर्ट हो गया। फिर उसके साथ एक आइडेंटिटी दी होगी, साइन है तो कॉस, टैन है तो सीकेंट, कॉट है तो कोसीकेंट। आपने वो वैल्यू निकाली, जो वैल्यू निकाली उसका रेसिप्रोकल आ गया अपने पास, है ना। अब देखो कौन सी रह गई, टैन रह गई। टैन साइन और कॉस के साथ क्या लिंक रखती है, टैन इज इक्वल टू, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन तो तुम्हें फॉर्मूला में रखना ही है, और कॉस तुमने क्या निकाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन। ये करने के बहुत वेज है, लॉजिकली देखना, आपने हमेशा इसी प्रोसेस से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हो सकता है टैन दिया हो तुमको, मैं अब सीकेंट कैसे निकालू, टैन इज साइन बाय कॉस, तो कोई ना कोई एक वैल्यू निकाल के रखी होगी। समझ में आ गया? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से राइट डाउन, तो हो ही जाएगा वैसे। चलो नेक्स्ट लिखो, लिख लिया सबने ये? अब नेक्स्ट लिखो, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब express all the trigonometric ratios in terms of cot A। तो मैं यहाँ पर ना सारी रेशियोज को लिख लेती हूँ अपने पास, क्योंकि जब काम कर रहे होते हैं ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब काम करते हो ना तो कंफ्यूजन होती है। जब पेपर लिख रहे होते हो, मुझे भी बैठा दूंगा 3 घंटे का पेपर देके, मैं भी कंफ्यूजन में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कुछ ना कुछ कंफ्यूज होंगी या गलत होगा ही होगा। तो गलती से बचना कैसे होता है, आप सभी नंबर्स को यहाँ लिख लो। कॉट ए को तुमने कट कर दिया कि कॉट तो फॉर्मूला में चाहिए, कॉट की वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, अगर मैंने कॉट निकाल लिया तो मेरे पास क्या है, tan। tan a इज इक्वल टू 1/cot a। तो मैं अपने लिस्ट में पहले लिख दूंगी, अगर कॉट सबसे इजी है उसके बाद मुझे tan निकालना। ठीक है, अब कॉट के साथ आइडेंटिटी किसकी दी हुई है, कोसिकेंट, मुझे लगा सीकेंट बोला। ठीक है, अच्छा सॉरी। तो किसकी आइडेंटिटी दी हुई है हमें, कोसिकेंट। फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो कॉट की टर्म्स में चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या कोसिकेंट ए किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मेरा कोसिकेंट भी सॉर्ट आउट हो गया। ये चैलेंज होता है कि बिना पेन के आपने पेन पेपर नहीं यूज करना, सिर्फ कैलकुलेटर के साथ ही, और जो वैल्यूज है उसी में याद रखनी है। लिख नहीं सकते कि मैं इसको कैलकुलेट करके लिख लूं फिर 1 प्लस करो, ऐसा नहीं करना है हमें। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्रेस वन इन टर्म्स ऑफ अदर। जो आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, सीरियसली कह रही हूँ, कंप्यूटर में फीड करोगे ना, गूगल सर्च करना टू फाइंड द रेशियोज, आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपके पास काउंटर उसका सारी 5 की 5 वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये उन्होंने अंदर बैक हैंड में सॉफ्टवेयर के अंदर जो काम होता है ना, वो सारे फॉर्मूलाज ही फीड करने होते हैं। समझ में आ गई बात, ये सारे फॉर्मूला, जहां गलत लिखा फॉर्मूला आपका सॉफ्टवेयर क्या देगा, आपको आंसर गलत देगा। तो समटाइम्स वी से दिस इज अ वेरी एक्यूरेट फॉर्मूला। जो डेस्मॉस में यूज करती हूँ वो बहुत एक्यूरेट है, उसके पीछे के सारे फॉर्मूला जो बने हुए हैं ना, उसका पूरी प्रोग्रामिंग जो हुई है वो बिल्कुल अच्छी है। समझ में आ गया? देयर आर वेबसाइट जहाँ पे वैल्यू डालते हो और आंसर कुछ और ही आता है, सीरियसली देयर आर वेबसाइट। तो उसका कुछ नहीं है, जिसने बनाया उसने फॉर्मूला में प्लस माइनस में या स्क्वायर रूट में कोई गलती की होती है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हमारे पास कोसिकेंट आ गया, तो मेरे पास और क्या आ गया, साइन। साइन कैसे हम निकालेंगे, 1/, अब ये दो ही वैल्यूज रहेगी, कॉस और सीकेंट। ठीक है,
कॉट ए वैसे होता किसके इक्वल है? कॉस ए बाय, ना फॉर्मूला में कॉस चाहिए, मतलब हमें कॉट की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो कॉस की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, साइन मैंने निकाला हुआ है ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगी कॉट ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट। समझ में आ गया? साइन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, कॉस को नहीं बस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, या इससे भी इजी और लिखो, चलो अगर ये भी कंफ्यूजन आती है ना तो इससे क्या करोगे आप, लिखोगे कॉट ए मल्टीप्लाई कर दो साइन ए से और वो आ जाएगा कॉस ए, और आपने साइन ए इन टर्म्स ऑफ वो निकाला हुआ है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। समझ में आ गई बात ये? तो कॉस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट, और सीकेंड क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अभी के लिए लिखो, अगर ये लिख चुके हो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बुक का, एक्सप्रेस ऑल रेशियोज इन टर्म ऑफ सीकेंट ए, एक्सप्रेस all the ratios in terms of secant A. If anybody needs to write, किसी ने अगर नोट करना है तो मुझे बता दो, मैं पीछे पेज कर देती हूँ। बट सबसे पहली चीज विस्नीत, अगर मेरे पास secant है तो कौन सी वैल्यू साथ में है, cos। ठीक है, तो पहले मैं लिख दूंगी cos A इज इक्वल टू 1/secant। वृत्ति कितनी और रेशियोज निकालनी है हमें, 4। एक तो है ही है, एक निकाल ली, बाकी 4 और निकालनी। अच्छा सानवी, अब मुझे बताओ नेक्स्ट हम कौन सी निकालेंगे। सीकेंड दिया हुआ है मुझे, सीकेंड का ही मतलब एक टर्म्स में निकालनी है, सीकेंड दिया हुआ है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सी वाली? अब मैं यूज करूंगी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज में स्क्वायर है, सिंगल टर्म नहीं है। ठीक है, अब सीकेंड चाहिए ना फॉर्मूला में, तो tan स्क्वायर यहाँ लिखा, सीकेंड स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए -1, तो tan ए किसके इक्वल आ गया, यहां तक लिख लो सब। सबने लिख लिया, गौतम समझ में आ गया? इसलिए अब बताओ, अगर tan की वैल्यू आ गई है तो साथ में किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉट। कॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसका, हाँ तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल इस टर्म का रेसिप्रोकल करना है। समझ में आ गया? आपने यहाँ किया और ऐसे। ठीक है, चलो अब कितनी रेशियोज रहेगी अपने पास, 2 और, साइन एंड कोसेकेंट, दोनों में से कोई भी एक निकाल दो, है ना। अब इसी में से रेशियो यूज कर लेते हैं, मुझे साइन चाहिए ना, tan ए को मैंने लिख दिया साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, tan की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, सीकेंड स्क्वायर ए -1, साइन ए चाहिए, और कॉस क्या होता है, 1/secant या 1/cos, साइन ए ये मल्टीप्लाई हुआ 1/cos ए से ऐसे, या मैंने लिख दिया साइन ए इंटू सीकेंट ए, तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1/, इतना क्लियर है? और अगर साइन आ गया तो साथ में किसकी वैल्यू आ गई, कोसेकेंट। व्हाट विल बी कोसेकेंट, secant a upon square root of secant square a -1। ठीक है ना, अभी ये वाले क्वेश्चन है अपने पास। अब इसके बाद है
व्हेन वी हैव इक्वेशंस वाले क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 ही चल रहा है अभी रिविजन में। अब इसके बाद आता है जब हमें इक्वेशंस आती हैं, राइट। प्रूफ नहीं आ रहा, इक्वेशन आया जिसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा या फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a, ऐसे वाले नंबर्स आते हैं। ये लिख लिया सबने? क्लियर हो गया ना? अब ये इसमें कंफ्यूजन है। स्ट्रक्चर में चलना, पहले रेसिप्रोकल निकालना, फिर आइडेंटिटी यूज करना, और जो रह जाएगी वो किसी ना किसी तरह से आ जाएगी। समझ में आ गई बात ये? अब आते हैं नेक्स्ट, लिखो इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसमें लिखा होता है, जैसे ये लिखा हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that sin 3x is equal to 3 sin 30 degree minus 4 sin cube 30 degree। तो हमने क्या करना है अब इसमें? वैल्यूज पुट करनी है। साइन 30 किसके इक्वल होता है? 1/2, और 4 साइन क्यूब है तो क्या हो जाएगा? 1/2 का होल क्यूब। सो 3/2 माइनस 4/8, 12 माइनस 4/8 हो गया 4/8, 1/2। समझ में आया? ये सिर्फ अपने राइट हैंड साइड वाली कैलकुलेशंस की, और हमारे पास आ गया कि साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कब होता है साइन? 30 डिग्री पर, है ना। तो यहाँ से आ गया साइन 3x इज इक्वल टू साइन 30। तो 3x की वैल्यू किसके इक्वल है? 30। x की वैल्यू किसके इक्वल है? x निकालना था, 3x नहीं निकालना पहली बात। और वो 6 कैसे आएगा? 30 तो मैं फिर सोच सकती हूँ कि उसने नहीं दिमाग लगाया। तुमने 60 कैसे निकाल दिया? साइन 90 थोड़ी ना आएगा। अच्छा ठीक है, हाँ मैं फॉर्मूला उसमें ले रही हूँ। तो दिस विल बी 8/8 1। फिर दिस इज 3x का फॉर्मूला, मैं 3x को सॉल्व करी थी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 90, दिस इज फाइन। तो x विल बी इक्वल टू 30। x विल बी इक्वल टू 30। साइज फॉर्मूला है ना, 3 टाइम्स वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर अगर 90 आएगा तभी 30 होगा, which is fine। चलो नेक्स्ट लिखो, इफ साइन x plus cos y is equal to 1, x is 30 degree, y is acute angle, find the value of y। x की वैल्यू 30 दी हुई है, तो इंस्टेड ऑफ x आई राइट 30 प्लस cos y is equal to 1, 1/2 प्लस cos y is equal to 1। cos y किसके इक्वल हो गया? 1/2, एंड दैट इज इक्वल टू 60। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। ठीक है, अब ना आपके असाइनमेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेना, जिनकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुई, राइट। और प्लस मुझे होमवर्क दिखा के जाओ।